हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं आपका मोहित सर और आप देख रहे हैं मैथ्स एरिया क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर आपका 7 मार्च को होने जा रहा है, उसके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे कि उस पेपर में पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, पेपर में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, उन सब चीजों को, उसके क्या निर्देश है, उसको हम यहां पे समझेंगे और पूरे पेपर को यहां पे कवर करेंगे। आपका पेपर कैसा रहने वाला है, किस तरह का होगा, एक एक क्वेश्चन को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये 7 मार्च के लिए। आपका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो विज्ञान का पेपर है ये 2026 का पेपर है और जिसमें विज्ञान सिद्धांत के मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है वही पेपर है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपका रोल नंबर फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 2339 तो आपने यहां पे पहले क्या करा भैया, रोल नंबर पुट कर दिया। क्या रोल नंबर है आपको डालना है, यहां पे सबसे पहले आपने रोल नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको पेपर को पढ़ना है। आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय वहां पे दिया जाएगा पेपर में। तब तक आप सारे निर्देशों को और पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखिए इसको स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए यह है आपका प्रश्न पत्र संकेतांक, प्रश्न पत्र संकेतांक है। इस प्रश्न पत्र संकेतांक को आपको पेपर का जो कॉपी होगा उसमें, जो पेपर में आपको कॉपी मिलेगा आंसर शीट, उसमें इसको फिल करना है। इसको ध्यान रखिएगा और निर्देश क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न पत्र जो है आपको लिखने के लिए वहां पे 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। 3 घंटे का समय मिलने वाला है। अब आपको देखना है कि पेपर में आपका निर्देश क्या रहेगा। देखिए यहां पे क्या बोला है, पहला निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। आगे बोला गया प्रश्न है तो निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिया गया है। जो भी प्रश्न है उसके लिए कितने अंक का वह प्रश्न है उसके सामने क्या दे रखा है, उसका नंबर अंकित किया जाएगा रहेगा आपका पेपर में। आगे वाले प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका करेक्ट आंसर आपको वहां पे देना है। इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोला गया है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न का संख्या 1 जो है बहुविकल्प प्रश्न होगा और इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए होंगे। दैट मींस यह है एमसीक्यूज प्रश्न होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसी को आपको पेपर में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका ध्यान रखिएगा। आगे हमारा बोला गया है, देखिए यहां पे प्रश्न संख्या, यहां पे जो 5वां पॉइंट बोला गया, देखिए क्या बोला है, प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न कैसे रहने वाला है, 1 अंक के जो है आपके बहुविकल्प प्रश्न होंगे, 1 अंक के आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, फिर आपके 3 अंक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 4 अंक के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग, ठीक है। आगे बोला गया इस प्रश्न में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, मतलब इस प्रश्न पत्र में कोई विकल्प नहीं है और जो भी विकल्प आपके होंगे वो उस प्रश्न के आंतरिक रूप से उसमें अथवा के रूप में दिया गया है। तो आपको उन अथवा में अगर दिए होंगे तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है पेपर में। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का को चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें हमारा आंसर क्या होगा उसको करेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोला त्रिसहसंयोजक आबंध इसमें पाया जाता। भैया त्रिसहसंयोजी आबंध मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड जो है किसमें है यहाँ पे, वो हमें इसमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है आपका बेंजीन की संरचना है, बेंजीन का फॉर्मूला है। बेंजीन के फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला जो है एथेन का फॉर्मूला है, एथेन के फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोपाइन का फॉर्मूला है, प्रोपाइन का फॉर्मूला। अब ये प्रोपाइन जो होता है ये आपका होता है त्रिसहसंयोजी आबंध इसमें। तो इसको हम क्लियरली यहाँ पे समझते हैं कैसा होगा। देखिए इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो संरचना कैसा होगा, देखिए CH3 पहला वाला संरचना क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे संरचना में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर समझिए भाई, संरचना में क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसकी संरचना बना रहे हैं तो देखिए CH3 पहला हमारा CH3 हो गया, बॉन्ड कितने कार्बन है 3, C फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर H। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन 3 है, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे CH होगा, CH यहाँ पे 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन पूरे हो गए, 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन
संयोजन हो गया, और ये वाला हो गया त्रिसंयोजी आबंध। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है देखिए, आयरन के गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में आयरन पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त धातु है। भैया आयरन का मतलब लोहा, लोहे के ऊपर लोहे का जो गैल्वेनीकरण किया जाता है उसमें लोहे के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, यहाँ पे वह जीव जिसमें क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? अगला वाला देखिए, अगला वाला बोला गया है यहाँ पे, अगला वाला बोला गया वह जीव जिसमें जननकाय में कोई उभर विकसित होकर नया जीव बन जाता है। भाई कोई जीव है, उसके जनन अंग में या फिर जनन हिस्से में क्या होगा, एक नया जीव जो है उभर उत्पन्न होकर एक नया जीव का निर्माण करता है। वह कौन सी चीजें हैं यहाँ पे देखते हैं। अमीबा में होता है क्या? नहीं। पैरामीशियम में नहीं होता है, राइजोपस में नहीं होता है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 ईस्ट। ठीक है, अगला बोला है किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य में वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसनों में ग्लूकोज के विखंडन के आरंभ में कौन सा अणु उत्पन्न होता है? तो कौन सा अणु उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर है आपका 4 पाइरूवेट। क्लियर है, क्या है आपका ऑप्शन? पाइरूवेट। 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगला यहां पे बोला गया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभा से सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? कोई एक अवतल दर्पण है आपका, क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होगा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया अवतल दर्पण। अब क्या हो गया देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभा से सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? भाई वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति होनी चाहिए आपकी कहां? वस्तु की हुई स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, और दर्पण का ध्रुव ये हो गया और मुख्य फोकस हो गया ये वाला। तो दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस ये हो गया, इसके बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वस्तु होना चाहिए। 4th नंबर ऑप्शन है ये वाला, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3rd होना चाहिए था। 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? भैया यहाँ पे देखिए, विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? भैया नहीं पूछा, नई शब्द पे विशेष जोर डालना कि इसमें से विद्युत शक्ति का कौन सा वाला पद जो है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसको हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला था, विद्युत शक्ति P बराबर होता है हमारा V इंटू आई। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला था P बराबर V इंटू आई। अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू रखूं ओम के नियम के अकॉर्डिंग, तो P बराबर हो जाएगा, V बराबर होता है IR, V बराबर IR होता है। मैंने यहाँ पे IR रखा तो I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर R। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसी के जगह पे V के जगह पे अब I के I का मान रखो, V के अतिरिक्त I का मान रखो, इसी से देखिए तो I बराबर करेंगे तो ये R जो है बट्टे में आ जाएगा, तो इसका मतलब I बराबर V अपन R हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं I के जगह पे V अपन R रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा V स्क्वायर अपन R। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है क्या, देखिए ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे ये वाला 3rd नंबर सेकंड वाला जो है ये वाला है। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। आगे यहाँ पे P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर किसके लिए भैया? विद्युत शक्ति का, ये भी फॉर्मूला है। V स्क्वायर अपन R, V स्क्वायर अपन R, ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। अब बोला गया विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कौन सा नहीं है भैया, कौन सा नहीं है? तो भैया ये वाला नहीं है। तो आंसर जो है आपका कौन सा वाला हमारा करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट होना, ये वाला 3rd ऑप्शन है ये करेक्ट है। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो नहीं है पूछा है इसलिए हमने इसको आंसर सही बताया। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निर्माण करता है मतलब जो आहार श्रृंखला बनाता है, आहार चेन मतलब जो आपका फूड चेन बनाता है वो कौन बनाता है? देखिए यहाँ पे समझिएगा, घास को गेहूं खाता है क्या? नहीं खाता है, तो इसका मतलब ये आहार चेन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे बकरी को गाय खाता है क्या? गाय एक शाकाहारी जीव है, ये इसको नहीं खाता है, गाय बकरी नहीं खाता है, इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग है। इसमें देखते हैं घास को मछली खाता है क्या? बिल्कुल घास को मछली खाता है, लेकिन मछली को बकरी खाता है क्या? नहीं, बकरी एक शाकाहारी जीव है, ये नॉनवेज नहीं खाता है, इसका मतलब मछली नहीं खाता है। तो ये वाला भी आपका जो है आहार श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अब इसको देखते हैं, घास को बकरी खाता है क्या? बिल्कुल खाता है, घास को बकरी खाता है। और बकरी को शेर खाता है क्या? ठीक है, घास को बकरी को शेर भी खा जाता है, इसका मतलब यह एक आहार श्रृंखला का हिस्सा है।
इसका मतलब यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन। ऊपर जो हमने बहुविकल्प प्रश्न करे हैं वो सारे भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले देखिए सामने इसके अंक अंकित किए गए हैं कि ये 1 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई विलयन है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी, तो विलयन उतना अधिक अम्लीय होता जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन अम्लीय प्रवृत्ति को ज्यादा रूप से ग्रहण करेगा। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर उसके अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इसको देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। भैया कौन सी धातु है ऐसे ब्रह्मांड में जो आसानी से संचारित नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसे अच्छे धातु की बात करें जो आसानी से संचारित नहीं होती है वो होती है सोना। क्यों? सोने में ना तो जंग लगता है ना ही वो संचारित होती है। वायु के संपर्क में आए या फिर किसी पानी के संपर्क में आए, किसी भी के संपर्क में आने पर वह संचारित नहीं होती है आसानी से। इसलिए सोना को जो है आपका सेफ धातु माना गया है। तो कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? तो वो गोल्ड होगा, सोना। और इसका फॉर्मूला होता है Au। सोना, गोल्ड, Au ऐसी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के लिए यह बना हुआ है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। भाई धातु से उसके ऑक्साइड को प्राप्त कर रहा है, कोई भी धातु है इसके ऑक्साइड को प्राप्त करना है, तो भैया कौन से प्रक्रम को हम यहाँ पे अपनाएंगे? अपचयन प्रक्रिया। अपचयन में क्या होता है आपका, देखिए धातु से उसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अपचयन के द्वारा हम यहाँ पे धातु से उसके ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। भैया मस्तिष्क का कौन सा भाग? मस्तिष्क के कई सारे भाग है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो हमारा यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मस्तिष्क में जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ध्यान रखिएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। देखिए कोई नेत्र है, आंख है, उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? उस नेत्र में से दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर समायोजित करने की स्थिति, घटना को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देखिए क्या बोला है, आंख के लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है वह कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है और मृदु जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। चूंकि यह दोनों जलों के साथ प्रभावी है, इसलिए हम जो डिटर्जेंट पाउडर है उसका उपयोग करके यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है। तो इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों तरह के जल में झाग उत्पन्न करता है, इसलिए हम डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करके यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जो है आपका जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है। इसके विपरीत अगर हम यहाँ पे जो सौंफ है, साबुन का उपयोग करके यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है, कौन सा जल आपका मृदु है। क्यों? क्योंकि साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग कम उत्पन्न करता है, वही मृदु जल के साथ झाग ज्यादा उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला वाला, विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा के माप जो है एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा का माप जो है एमीटर के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका आपका ये भी है, जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर से एमीटर बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला है, पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर, तो देखिए यहाँ पे आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आहार श्रृंखला में जो फूड को एक चरण से या फिर एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पोषी स्तर। अब ये विभिन्न चरण कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे हमने जो पीछे एक एग्जाम्पल देखा था बहुविकल्प प्रश्न में, उसको ही ले लेते हैं। यहाँ पे
देखिए हमने क्या कहा था भैया, सबसे पहले घास होता है, घास को कौन खाता है भैया, घास को खाता है आपका, घास को खाता है बकरी, कौन खाता है बकरी, और बकरी को कौन खाता है भैया, शेर खाता है। तो भैया क्या हुआ यहाँ पे देखिए, घास को बकरी खा रहा है, बकरी को शेर खा रहा है, ये हमारा हुआ पोषी स्तर, क्योंकि यहाँ पे घास में जो ऊर्जा थी उसको किसने ग्रहण किया, बकरी ने, और बकरी में जो ऊर्जा थी उसको किसने ले लिया, शेर ने ले लिया। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में कन्वर्ट होती जा रही है, इसलिए हमने क्या कहा, आहार पोषी स्तर क्या है, देखिए आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों का या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में होता रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्या, देखिए यहाँ पे बोला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को के समय होने वाली घटनाओं की उचित क्रम में सूची बनाइए। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो भी क्रिया होती है उसको उचित क्रम में सूची बनानी है हमें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, आपके हरे पेड़ पौधे सबसे पहले जो उसके पास क्लोरोफिल होती है जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है भैया, क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। फिर क्या होता है, जो आपका प्रकाश वहां पे मिला है उस प्रकाश को किसके रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। किसके रूप में, देखिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पश्चात जो है जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है बांट दिया जाता है। जल के अणु जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। फिर जो है आपका यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज के रूप में अर्थात भोजन के रूप में आपका प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक नया चीज होगा, एक चीज होगा, इसको हम कहते हैं अभिकारक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है और जल कहां से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। जो हरे पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल से लेता है और जल जो है जड़ों के द्वारा अवशोषित करके लेता है। तो उसके बाद जो है ये दोनों आपस में क्रिया करता है, लेकिन क्रिया करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है, एक तो पर्णहरित की आवश्यकता होती है, दैट मींस क्लोरोफिल, और दूसरी आवश्यकता होती है प्रसूर्य के प्रकाश की, दैट मींस यहाँ पे हमें चाहिए क्या, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, आपका सनलाइट चाहिए। सनलाइट के विदाउट जो है ये भोजन नहीं बना पाता है। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए भैया भोजन बनाने के लिए, क्लोरोफिल चाहिए, दैट मींस पर्णहरित। क्या चाहिए भैया, पर्णहरित चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। जब ये दोनों की उपस्थिति होती है तो ये दोनों मिलके, ये जो अभिकारक है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करता है। और भोजन के रूप में क्या बनाता है, देखिए यहाँ पे भोजन के रूप में बनाता है C6H12O6। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज कहते हैं। साथ ही साथ और क्या बनाता है, देखिएगा साथ रिलीज करता है ये ऑक्सीजन, जिसको हम जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वायु गैस है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये बाहर निकल जाता है। प्लस यहां पे हमारे पास दूसरा और एक चीज बनता है जो कि हमारा हुआ जल H2O, और ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है और यह वाष्पीकृत होकर आसमान में ऊपर उड़ जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले क्या होगा, जो ये पर्णहरित है, पर्णहरित क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद जो सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश की ऊर्जा जो होगी उस ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके पश्चात हमारा देखिए जल के अणुओं का विघटन होगा, मतलब वो टूटेंगे। किसमें किसमें टूटेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी आपका रूपांतरण होगा किसके रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा, दैट मींस ग्लूकोज के रूप में इसका जो है कन्वर्जन हो जाएगा और यहां पे आपका क्या होगा भैया, आपका ग्लूकोज बनेगा। मतलब ये हमारा प्राथमिक भोजन है, इसका ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, आप अच्छे से तरीके से करिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बोला निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे जो दे रखे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन, इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे क्लियर अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का सूत्र है ये वाला CH3COOH, ये है आपका एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कितने टाइप के परमाणु यहाँ पे उपस्थित है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन प्रकार के परमाणु हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन तीन प्रकार के परमाणुओं के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2
4 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है भैया? 4 है। मतलब कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? कार्बन के बाह्य कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें प्राप्त हो गया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेंगे और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2,6 होता है। इसका मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 6 भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ये समझ सकते हैं। फिर अगला जो आपके पास परमाणु बचा है वो है आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? देखिए हाइड्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1 है। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल बाह्य कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों परमाणु जो अलग अलग है, तीनों परमाणुओं के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हमने उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पे पता कर लिया। इतना हमारा पहला काम होगा। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे समझिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है कौन कौन से परमाणु हो। तो देखिए यह कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन को अरेंज करेंगे। कितने कार्बन है भैया? 2 कार्बन है। तो देखिए पहला कार्बन है ये। अब ये कार्बन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। अब कार्बन यहाँ पे 1 हो गया ये। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? टोटल 3 हाइड्रोजन है और इधर जो है कार्बन है। तो हमने इधर एक कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, इधर दूसरा कार्बन है। अब देखिएगा पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन को इधर तो कार्बन है ऑलरेडी, तो बाकी 3 हाइड्रोजन एक ऊपर एक इस साइड एक नीचे की ओर अरेंज कर देते हैं। तो इधर हमने क्या करा भैया? हाइड्रोजन को इधर एक अरेंज करा, इधर एक अरेंज करा और एक इधर अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका कार्बन के साथ, जो पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे उसको अरेंज कर दिया। अब दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास क्या है? 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन है समझ लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन को क्या करेंगे भैया? 1 ऑक्सीजन को तो हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया, 1 ऑक्सीजन को इधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर अरेंज कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास इसके अतिरिक्त क्या बचा? 1 हाइड्रोजन बचा जो कि इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने इनको अरेंज कर दिया एक तरीके से, ठीक है। इसको हमें कॉपी में अरेंज कर रहे हैं। थोड़ा इस ऑक्सीजन को मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर हटा के लिखता हूं। इस ऑक्सीजन को मैंने यहां पे लिख दिया। अब हमें क्या करना भैया? जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन देखा था, कौन से वाले परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पे देख लिया था, उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम काम करेंगे। देखिए अब हमने क्या देखा था भैया? यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं रेड से। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के चारों तरफ परमाणु हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को 4 दिशाओं में आप रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखिएगा। तो इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, क्योंकि इधर भी एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है। अब बाकी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को किधर रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इधर। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब हमारे पास अगला जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ऑक्सीजन के परमाणु को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे भैया? सबसे पहले इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन के इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दो, कुछ इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा? इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गए इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब साझेदारी करनी है, बॉन्ड बनाना है, तो इस तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया हमें क्या करना है? इस ऑक्सीजन के इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। इधर एक परमाणु है, तो इधर एक परमाणु रिप्रेजेंट कर, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इधर, 2 इधर, 2 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास कौन सा परमाणु बचा भैया? हाइड्रोजन परमाणु बचा, और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट अभी तक नहीं करा है, तो इसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाइड्रोजन के देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्स से रिप्रेजेंट करा। अब हम यहाँ पे या फिर क्रॉस से कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ किसका? वाई को से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए ये पीला जो है मजा नहीं आ रहा है इसमें, दूसरा कलर यहाँ पे चूज करते हैं, दूसरा कलर ये वाला लेते हैं। यहाँ पे इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने वाई से रिप्रेजेंट करा, तो जितने भी हाइड्रोजन है उसके सम्मुख हमने क्या करा? वाई वाई लिख दिया, ठीक है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे? देखिए साझेदारी कैसे करेगा इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो छोटे छोटे परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 ऑलरेडी है, 1 की इसने साझेदारी करके ले ली, और इसके साथ साथ
अभी तक नहीं बनाया, बनाएगा अभी। देखिए इस हाइड्रोजन के द्वारा भी यह इस वाले इलेक्ट्रॉन को घेर लिया गया, इस वाले हाइड्रोजन के द्वारा इस वाले इलेक्ट्रॉन को घेर लिया गया। वही ये जो हाइड्रोजन बचा है इसने भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कंप्लीट कर ली। अब बात आती है कि अब कौन करेगा। अब ऑक्सीजन जो है इसको ले लेते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर लेगा। कैसे करेगा, देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि ऑलरेडी 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। तो कार्बन से लेगा तो ऐसे करके बना घेरेगा इसको। ये वाला ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस कार्बन से एक ले लेगा, इस हाइड्रोजन से एक ले लेगा, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को घेरेगा। अब बात आती है कि हाइड्रोजन ने अपने पूरे कर लिए, ऑक्सीजन ने अपने पूरे कर लिए, अब कौन पूरा करेगा, कार्बन पूरा करेगा। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, समझेगा यहाँ पे। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, कार्बन देखिए ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन को दिया था इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन को दिया, इस वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया था। तो ये कार्बन क्या करे, इन तीनों हाइड्रोजन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तो दिया था और बोलेगा भैया मैंने तुम्हें दिया तो तुम भी मुझे दो, पार्टनरशिप करते हैं, और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए इस कार्बन के अंडर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे नहीं हो रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने कार्बन ने भी अपने अष्टक पूरे कर लिए। अब ये वाला कार्बन की बात है तो ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो क्या करेगा भैया, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिया था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, मतलब साझेदारी कर ली। इस वाले कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इससे भी साझेदारी कर ली, इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो इससे भी साझेदारी कर ली। और ये जो हमारा बन गया, ये बन गया इथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इस वाले सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, H2S है। अब सिमिलरली यहां पे जो करा था यहां पे भी हमें वही करना पड़ेगा। देखिए पहला हमारा परमाणु है हाइड्रोजन और दूसरा परमाणु है सल्फर। भाई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बाह्य कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर का होता है 2,8,6। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता या फिर इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी संरचना बनाना है, तो संरचना बनाने के लिए हमने मिडिल में रख दिया क्या, सल्फर, और इधर एक हाइड्रोजन रख दिया और एक हाइड्रोजन को इधर रख दिया। समझिएगा यहाँ पे, जब इसको रख दिया अब भैया सबके इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा हाइड्रोजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को पहले रिप्रेजेंट कर, सल्फर के पास कितने हैं, या फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा भैया, इसको डॉट से रिप्रेजेंट। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। भाई इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस सल्फर के इधर हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इधर, ये 2 इधर और 2 इधर रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें क्या करना है भैया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करेंगे समझिएगा। ये हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बात आती है सल्फर की, सल्फर को अपने अष्टक पूरा करने हैं। तो सल्फर अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा समझिएगा, सल्फर अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन को जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो उससे साझेदारी कर ली, ये साझेदारी कर ली, ये बन गया आपका H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान रखिएगा यहां पे हमारे पास ये हाइड्रोजन और कार्बन के पास बीच में एक सहसंयोजी आबंध बना, इसके साथ भी सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है बराबर बराबर साझेदारी करना। ठीक है, बराबर बराबर साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध का निर्माण कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तरीके से इसको तैयार करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। मतलब हमें 2 ऐसी धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, और 2 ऐसे धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको जो है सक्रियता श्रेणी को जानना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व होंगे, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होंगे उसके अध्ययन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन से नीचे कम अभिक्रियाशील धातुओं का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से होते हैं, देखिए पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सारे आपके जिंक होता है, ये सारे आपके क्या है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और कम अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये यू गोल्ड हो गया या फिर चांदी हो गया, ये जी, ये सारे आपके क्या है कम अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर भी आपके कम अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान रखिएगा। ये सारे आपके हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है और ये सारे जो है धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे बोला 2 धातुओं के नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे इसको एक
अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। आंसर आपको इतना ही लिखना है, लेकिन इसको अभिक्रिया के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास तनु अम्ल के लिए हम ले लेते हैं HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और तनुकृत है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं भैया, जिंक के साथ करवाएंगे। तो जिंक के साथ करवाने पे क्या बनेगा भैया, जिंक क्लोराइड प्लस H2, ये बना हमारा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया ना, देखिए ये जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे वही तो पूछा है भैया, कौन कौन विस्थापित कर सकता है भैया, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जितनी होंगी वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर दिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे HCl ही ले लिया और यहाँ पे ले लिया आपको मैं Mg ले लिया, Mg लिया तो भैया क्या होगा, Mg जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2, ये भी विस्थापित कर दिया भैया। अब क्या है भैया, ये दोनों आंसर हो गए, एक तो आपका जिंक हो गया और एक मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाए, इसके अतिरिक्त ये भी, इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कोई निश्चित आंसर नहीं है कि यही दोनों ने, ठीक है। अगला बात करते हैं कि विस्थापित ना कर सकने वाली धातुएं कौन सी है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। विस्थापित ना कर सकने वाली धातुएं कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो नीचे होंगे हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में, वो विस्थापित ना कर पाने वाले धातुएं होंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी, देखिए जैसे हमने कहा कि HCl आपके पास धातु है, सॉरी अम्ल है। अब इसको हमने अभिक्रिया करवा दिया किसके साथ, कॉपर के साथ। चूंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है तो ये अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, नो रिएक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। वही हम यहाँ पे HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं भैया, Ag से करवा देते, सिल्वर से करवा दे रहे, तो भी नो रिएक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। तो यह विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए इसके आंसर जो है यहाँ पे ये दो होंगे। देखिए यहाँ पे और भी लिख रखा है मैं, Ag, Au, Cu, ये सारे चीजें लिख रखे हैं, इसको भी आप यहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए समजातीय सरणी क्या है, उदाहरण के साथ समझे। देखिए समजातीय सरणी क्या होता है समझिएगा, एक ही प्रकार के जो प्रकारात्मक समूह अगर किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, जिसमें उसके रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण जो है या फिर भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगी, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, समजातीय सरणी कहेंगे। और किन्हीं भी दो समजातों के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे हमने लिखवा रखा है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही प्रकार की कार्यात्मक समूह होता है और उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे समजातीय सरणी कहते हैं। इस सरणी के दो लगातार सदस्यों के बीच हमेशा एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड का अंतर रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया एल्केन, जितने भी एल्केन होंगे अगर वो क्रमगत एल्केन होंगे तो उनके बीच जो है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ही अंतर होगा, अर्थात वह समजातीय सरणी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों हमने देखा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन हमारा हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है समझिएगा, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे दो है, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, साथ में एक बॉन्ड भी होगा, ठीक है। इसका अंतर है इन दोनों के बीच में, देखिए इस वाले और इस वाले के बीच में देखिए कितने कार्बन, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो गया भैया, एक कार्बन हो गया। और कितने हाइड्रोजन भैया, इधर 6 है, इधर 8 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गया। भैया कितना, इतने का अंतर है या नहीं है, तो ये हमारा समजातीय सरणी हो गया। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि कोई और भी समजातीय सरणी होगा क्या, तो यहाँ पे हम अल्कोहल के लिए बात करते हैं, अल्कोहल के लिए बात करते हैं। अल्कोहलिक वाले जो समूह होते हैं वो भी समजातीय सरणी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या कहा भैया, CH3OH ये मेथेनॉल है, C2H5OH ये एथेनॉल है, C3H7OH ये प्रोपेनॉल है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भैया, एक C और 2 H का अंतर है। इन दोनों के बीच में किसका अंतर है भैया, एक C 2 H का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका समजातीय सरणी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान से आप लोग इसको कवर करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का स्वच्छ चित्र बनाइए। भैया ये तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ चित्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पिछले 2 सालों में नहीं पूछा गया है, तो इस बार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाया गया है। ये चित्र है हमारा, इसमें इतने सारे चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको कुछ मेन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम सेम टू सेम ही बनाना है। लेकिन इसमें आपको ये तंत्रिका आप एक रिप्रेजेंट करना चाहो करो, लेकिन
इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। केंद्रक को रिप्रेजेंट करना, कोशिका द्रव को रिप्रेजेंट करना, इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तंत्रिका आवेग को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दो बार, एक बार हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी ये सारी चीजें केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका का, इसको रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पे तंत्रिकाक्ष को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको रिप्रेजेंट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप इसको भी उतना नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो चलेगा, मतलब इसको लिखेंगे नहीं तो चलेगा, ठीक है। बाकी डायग्राम तो बनना है आपका। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा रिप्रेजेंट कर देना। सिनेप्टिक नोब से इसको जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। तंत्रिका का अंतिम सिरा इसको रिप्रेजेंट कर देना। ये माइलिन आवरण, इसको भी लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हमने बताया है उतने को जरूर लिखना। और ये डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको इसको तैयार करके जाना है बड़े तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो होगा उसको आकाश का रंग जो है नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, इसको समझेंगे आप, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले पृथ्वी पे हम समझते हैं। हमें पृथ्वी में जब हम रहते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। जब आकाश से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वायुमंडल के परत को पार करके आता है। तो वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित, दैट मींस फैला देता है, जिसमें नीले रंग का प्रकाश जो है अधिक रूप से प्रकीर्णित होता है। इसलिए हमारे नेत्र में केवल नीला रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके विपरीत जब हम अंतरिक्ष में रहते हैं तो अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल ना होने के कारण वहां पे प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला, देखिए अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो यह भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और इतने में लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला बोला है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसको हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे समझिए, देखिए हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि लोहा है, लोहा को आप क्या करेंगे भैया, लोहा उतना अभिक्रियाशील धातु नहीं है, लेकिन लोहे को अगर आप बाहर रख देंगे तो क्या करेगा, वायु की नमी के साथ क्रिया करके क्या करेगा, जल्दी से जंग आ जाएगा उसके ऊपर, मतलब भूरे रंग की कलर चढ़ जाती है। वैसे ही आपका मैग्नीशियम धातु जो है लोहे से, आयरन से काफी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। और यह मैग्नीशियम जो है अगर वायु में खुला रहेगा तो वायु के ऑक्सीजन या नमी के साथ क्रिया करके उसके ऊपर क्या करेगा, एक आवरण उत्पन्न कर लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, जिससे हमें जब मैग्नीशियम रिबन को जलाना होगा तो पहले उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देने से जो मैग्नीशियम रिबन का दहन बहुत आसानी से हो सकता है और उसका पूर्ण दहन हो जाएगा, पूरा का पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया मैग्नीशियम एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब यह नमी हवा के संपर्क में रहता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने से रोकती है, इसलिए इस जलने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए रिगमाल से इसे रगड़कर इसे साफ कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आप इसका आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। अगला जो है इसका 16 का सेकंड पार्ट जो बोला गया उसमें क्या बोला, देखिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ है जिसका नाम है X और उसका उपयोग सफेदी का मतलब जैसे हमारा मकान हो गया, मकान में पुताई वगैरह करने के लिए, सफेदी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उस पदार्थ X का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या किस पदार्थ का उपयोग सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए पॉपुलर के पौधों में भी पुताई किया जाता है। इससे क्या होता है, वह चूना होता है। कौन सा चूना होता है, तो ध्यान रखिएगा जो हमें पदार्थ X का नाम लिखना है तो पदार्थ X का नाम क्या है, तो पदार्थ X का नाम है शुष्क चूना। क्या नाम है भैया, शुष्क चूना, सूखा हुआ चूना, शुष्क चूना। और इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब आगे बोला है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। भैया पदार्थ X का हम अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने क्या किया भैया, जो हमारे पास चूना था उसका नाम है CaO, इसकी हमने किसके साथ अभिक्रिया करा, H2O, जल के साथ। जल का सूत्र H2O होता है। अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जब हम जल के अंदर, चाहे वो ठंडा जल हो या गर्म जल हो, अगर हमने जल के अंदर CaO दैट मीन शुष्क चूना डाला तो डालते ही क्या करेगा, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न करेगा, मतलब वह उबलना शुरू कर देगा। और उबलने के बाद जो है वो क्या करेगा उसके अंदर चूने के अंदर जितनी उष्मा है पूरी उष्मा को निकालेगा और निकालने के बाद यहाँ पे बनाएगा एक दूसरे प्रकार का चूना जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या रिलीज होगा, चलिए उष्मा रिलीज होगा, उष्मा।
बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा यहां से उत्पन्न होगा, ध्यान रखिए। तो मुख्य आपका उत्पाद है वो ये वाला है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। पदार्थ एक्स का नाम शुष्क चूना जिसका सूत्र है CaO, और इसको जब हम किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है जिसका नाम सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। चलिए इसके साथ देखिए यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं भैया, इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आप कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए 1 2 3, और यहाँ पे बोला निम्नलिखित या फिर रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। जो रासायनिक समीकरण आपके 3 दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करना है तो उस रासायनिक समीकरण के दोनों और परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करने होते हैं। तो दोनों और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो वह रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला समीकरण है, देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, इधर BaSO4 प्लस HCl। तो देखिए इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे, देखिए इधर देखेंगे बेरियम कितने, 1, इधर 1, ये संतुलित है। क्लोरीन कितने, 2 है, इधर कितने है, 1 है। तो हमें इधर 2 बनाने हैं, 2 बनाने के लिए इस पूरे के सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके पूरे के सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या बना, देखिए यहाँ पे Ba1 है, 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो गया। अब यहाँ पे सल्फर कितने, 1 है, इधर 1 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितने, 4 है, इधर 4 पे। ये हो गया संतुलित। क्या हो गया भैया, संतुलित हो गया, ध्यान रखिएगा, संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब अगला वाले में देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संतुलित करने का जो पैटर्न है इसको आपने निश्चित रूप से पहले सीख रखा होगा। मैं यहाँ पे केवल संतुलित करके दिखा रहा हूं, मैं इसको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक अभी नहीं समझा सकता। अगर समझाने जाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगला वाला देखिए यहाँ पे Al है, एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है। इधर कॉपर 1 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर कितने हैं, 3 है। अब भैया क्लोरीन जो है बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इधर 3 है, इधर 2 है, दोनों ऑपोजिट है। तो इधर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे भैया, पूरे यौगिक के सामने। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सामने करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो भी सामने करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे संतुलित है या नहीं। देखिए इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर 1 है, तो इधर हमें 2 बनाने के लिए सामने से 2 गुणा करना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर कॉपर 3 हुआ, इधर कितने कॉपर 1 है, तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो एल्युमिनियम 2 है, इधर 2 है, इधर कॉपर 3 है, इधर 3 है, इधर क्लोरीन 3 दूनी 6 है, इधर 2 3 6 है। ये संतुलित हो गया आपका, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, ये वाला देखिए, इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, और इधर आपका सोडियम 1 है, इधर ऑक्सीजन सोडियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो भैया इधर ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए हमने सामने कितने से गुणा कर दिया, 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक हो गया। इधर सोडियम कितने, 2 दूनी 4, इधर कितने 1 है, तो इधर हमने इसके सामने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर है कैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो समझिएगा मिट्टी का तेल आपको पता है ना क्या होता है, मिट्टी के तेल का मतलब होता है केरोसिन। केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है सोडियम को। देखिएगा जो सोडियम है वह बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, वह कमरे के ताप दैट मींस 25 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या करता है, वायु के साथ क्रिया करके आकस्मिक आग उत्पन्न कर लेता है, जिस कारण सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह वायु के साथ अभिक्रिया ना कर पाए और आकस्मिक आग उत्पन्न ना कर पाए। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, क्या है बताइए। देखिए सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, यह कमरे के तापमान पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ सकता है। इसे आकस्मिक आग से बचाने के और सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्यों उसको डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोला गया है भर्जन तथा निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर बताइए। भर्जन और तथा निस्तापन में उदाहरण सहित उत्तर बताना है आपको। अब यहाँ पे भैया भर्जन के लिए 1 नंबर है और निस्तापन के लिए 1 उत्तर है, 1 नंबर है। देखिए यहाँ पे भर्जन किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क को, जो सल्फाइड अयस्क है, सल्फर के साथ जो भी आपका कोई दूसरा धातु जुड़ा हुआ होगा तो वो सल्फाइड अयस्क होगा। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से, तीव्र ताप पर गर्म करने से हमें क्या मिलता है, धातु ये ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं,
निस्तापन कहते हैं, सॉरी भर्जन कहते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सल्फाइड अयस्क क्या हो गया, ZnS, ये जो हमारा जिंक सल्फेट जो है ये सल्फाइड अयस्क है, इसको हमने वायु की उपस्थिति में क्या करा भैया, गर्म करा। गर्म करने का सिंबल होता है डेल्टा, तो यहाँ पे एरो के नीचे या ऊपर हम डेल्टा का उपयोग करेंगे तो समझिएगा इसका मतलब ये गर्म कर रहे हैं। गर्म करके जो हम क्या कर रहे हैं भैया, ऑक्साइड प्राप्त करता है। देखिए दोनों में ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। वही निस्तापन क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है देखिए, यहाँ पे वायु की उपस्थिति में हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति में करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में वायु की उपस्थिति में हम जब धात्विक ऑक्साइड को सॉरी धात्विक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, कार्बोनेट सॉरी धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ये एग्जांपल भी आपको यहाँ पे कवर करना है, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जांपल मस्ट है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया एग्जांपल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का जो अनुप्रस्थ काट है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपका चित्र यहाँ पे मेंशन करा गया है। देखिए ये सुपुष्प का चित्र है और इस पुष्प के चित्र में हमें किस किस को रिप्रेजेंट करना है, परागकोश कहाँ पे है, वर्तिकाग्र कहाँ है, अंडाशय कहाँ पे है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ये तीनों तो मस्ट है ही है, इनको तो बताना ही है इस डायग्राम में, पुष्प के अनुप्रस्थ काट के चित्र में। साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स और होते हैं उसको भी आप रिप्रेजेंट कर देना। देखिए यहाँ पे ये परागकोश कहाँ पे समझिएगा, ये है परागकोश, ये परागकोश है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ये भी परागकोश है, ये वाला भी परागकोश है, ये वाला भी परागकोश है, आप किसी एक को रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे परागकोश के ऊपर परागकण होता है, ये परागकण इस पे भी है, इसमें भी सभी में है, लेकिन दिखाया इसमें गया है। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है समझिएगा, यहाँ पे दूसरा बोला है वर्तिकाग्र कहाँ है, वर्तिकाग्र कहाँ पे है, तो देखिए ये वर्तिकाग्र है, ये वाला जो है हमारा यहाँ से परागकण जो है इसमें प्रवेश करता है, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो नली है इसका, इसके अंदर से ये होता हुआ जाता है इसके अंदर, अंडाशय के अंदर, तो इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। यहाँ से होता हुआ इसके अंडाशय में प्रवेश करता है परागकण, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वहीं पे हमारे पास आगे बोला है अंडाशय कहाँ है, तो अंडाशय ये वाला हुआ आपका, ये वाला जो हिस्सा हुआ ये अंडाशय हुआ और ये जो है आपका बीजांड हुआ इसका। ठीक है, तो आपको किसको रिप्रेजेंट करना भैया, ये रिप्रेजेंट वर्तिकाग्र रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करो, इसको करो, ये बीजांड रिप्रेजेंट कर दो और इधर परागकोश रिप्रेजेंट कर दो, इधर से आपको पुष्प इसको रिप्रेजेंट करो, बाह्य दल को रिप्रेजेंट करो और दल को रिप्रेजेंट करो, ये दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन बाकी चीजों को रिप्रेजेंट कर देना। ये पुंतंतु, इसको भी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी चीजों को रिप्रेजेंट आप डेफिनेटली कर दीजिएगा और जितना रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा में, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हमारे पास जो ये तीन पार्ट को बोला है, श्वास नली को रिप्रेजेंट करिए, कुपी का और फुफ्फुस फेफड़े को रिप्रेजेंट करना है। तो भैया श्वास नली कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ये आपका श्वास नली है, ये श्वास नली हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद कुपिका की बात कर रखा है, तो कुपिका कहाँ है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से ये जूम करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो ये कुपिका है, इसको समझिएगा, इसको भी आपको साइड में रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे फुफ्फुस फेफड़ा कहाँ है, देखिए ये फुफ्फुस है, ये वाला, इसको हम फेफड़ा कह सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा फेफड़ा या फुफ्फुस ये होता है, ये वाला है, देखिए ये वाला है आपका कौन सा वाला फेफड़ा, देखिए यहाँ पे दाया फेफड़ा है। दाया फेफड़ा जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है, देखिए एक हिस्सा ये वाला है इतना, और दूसरा हिस्सा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा आपका यहाँ से ये हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और तीसरा और एक हिस्सा होता है वो कहाँ है, देखिए तीसरा हिस्सा आपका हो गया ये वाला। ये तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है लेफ्ट सॉरी दाया फेफड़ा। ठीक है, वही बाया फेफड़ा कहाँ पे है, देखिए बाया फेफड़ा जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, ये होता है बाया फेफड़ा, एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, और पीछे उस साइड में भी होगा इसका हिस्सा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका हृदय होता है, इस वाले हिस्से में यहाँ पे हृदय रहता है। ठीक है, तो ये सब तीन चीजों को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये फेफड़े को रिप्रेजेंट करना है, दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा, यहाँ पे आपको नासा द्वार को रिप्रेजेंट श्वास नली को रिप्रेजेंट करना है, कोपिका को रिप्रेजेंट करना है। बाकी चीजों को भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको कौन सा पूछ लिया जाए इसका कोई ठीक नहीं है, इसलिए इसको प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन्स, देखिए पादप हार्मोन्स क्या है समझिएगा। पादप हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पौधों में जो रासायनिक चीजें है उसकी आपूर्ति करता है, और या पादप हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मानव हार्मोन्स होता है वैसे इसमें होता है। देखिए पादप हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ है जो
पौधों की वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया को नियंत्रित करता है और समन्वित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सिन और जिबरेलिन, गिबरेलिन नहीं है, ये जिबरेलिन है, ठीक है, जिबरेलिन, ये आपके पादप हार्मोन्स है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इसी का जो आपका 19वां का सेकंड पार्ट जो है उसको क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे अगला देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे बोला गया है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिएगा अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हृदय जो है वह 24 घंटे बिना थके वह धड़कती रहती है और उसको हम कितना भी कोशिश करें या सोचे या ना सोचे हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका हृदय का धड़कना, आपका सांस लेना, ये सारे अनैच्छिक क्रिया है। इसके विपरीत जो है जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो क्या होती है समझिए यहाँ पे, चले पहले अनैच्छिक क्रिया को समझ लेते हैं। ये वे क्रिया है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है और मस्तिष्क मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन करना, ये सारे आपके अनैच्छिक क्रिया है। वही प्रतिवर्ती क्रिया होती है, देखिए ये किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और तीव्र प्रतिक्रिया होती है जो मनुष्य मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे खींच लेना होता है। ये सारे आपके जो है प्रतिवर्ती क्रिया है, समझेगा यहाँ पे। प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में हम यहाँ पे और भी बात कर रहे हैं, जैसे हमने क्या किया भाई, रास्ते से चल रहे हैं और अचानक से हमारे पैरों के नीचे सांप आता हुआ दिखा तो हम तुरंत अचानक अपने पैरों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो इस क्रिया में हमने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरा हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो मेरुरज्जु के द्वारा हमारे उस पार्ट को जो है डायरेक्शन दे दिया गया कि भैया सांप है, खतरा है, तुरंत अपने पैर को पीछे खींचो। सोचना नहीं पड़ा, वो खुद से पीछे को खींच लिया अपने पैर को। तो यह हमारा अनैच्छिक क्रिया है। फॉर एग्जांपल आपने, और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे आप चाय बना रहे हैं या फिर कोई भगोना आपने क्या करा, स्टोव में रख रखा है, बर्नर पे रख रखा है और वह गर्म है, आपको पता नहीं, आपने अचानक से जो है अनजाने में उसमें हाथ रख दिया और हाथ रखने पे तुरंत आप अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आपने तीव्र गति से खींचा, लेकिन अपने मस्तिष्क को सूचना नहीं दिया, जो सूचना है वो मस्तिष्क को नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया हो गया। तो ये सारी क्या है आपके अनैच्छिक क्रिया है, इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा हाथ पीछे आ जाता है, उसके बाद मस्तिष्क तक सूचना पहुंचता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास जो पॉइंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे समझते हैं हम। अगला है हमारे पास यहाँ पे बोला है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। देखिए विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर की विद्युत शक्ति कहते हैं, इसका निर्धारण सूत्र P बराबर VI द्वारा किया जाता है, जहां भी विभवांतर और I विद्युत धारा है, इसका मात्रक बाट होता है, ठीक है। जो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, जो भी ऊर्जा वहां पे हो रहा है उसका निर्धारण कैसे हमें प्राप्त होगा, तो विद्युत शक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला ही हमारा होता है P बराबर VI, ये होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, V जो है आपका विभवांतर है और I जो है आपका विद्युत धारा है, ठीक है। तो I विद्युत धारा है, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर, यहाँ पे V की वैल्यू जो है ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम अगर करें तो V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे V के जगह पे I रखूंगा तो यहाँ पे I स्क्वायर R बन जाएगा, जैसा कि हमने पीछे ऑप्शनल वाले में कर रखा था। और यहाँ पे अगर मैं इस वाले में हम V की जगह ना रखें, हम I की जगह रखेंगे तो यहाँ से I बराबर हमारा आ जाएगा V अपन R। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपन R प्राप्त हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूले यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बोला है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, जो यदि बल्ब में से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो बल्ब की शक्ति आपको यहाँ पे प्राप्त करना है। भाई शक्ति का फॉर्मूला क्या है वो हमने लिख रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दे रखा है V बराबर 220 वोल्ट, ये विद्युत बल्ब का जो भी आपका विभवांतर इतना हो गया, और धारा I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर आपका दे रखा है 0.50। आपको विद्युत शक्ति निकालना है, तो विद्युत शक्ति का क्या, बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति, विद्युत शक्ति P बराबर होता है आपका VI, जो कि अभी भी हमने फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ पे V की जगह पे V की वैल्यू रखिए, I की जगह पे I की वैल्यू रखिए। V की वैल्यू है 220 इंटू I की वैल्यू है 0.50, इतना है। अब भैया देखो यहाँ पे 0.50 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, ये 0.50 का मतलब 0.5 का मतलब आधा, 1/2, तो 220 का फिर आधा हो जाएगा 110, और ये P है और इसका मात्रक होता है वाट। हम वाट लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, वाट के जगह पे और क्या कर सकते हैं भैया, W से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है भैया? पहला है हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। दूसरा बोला है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, समझिएगा यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे परिपथ ये क्लियरली आपको दिख रहा है। अब इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध देखना है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो परिपथ है इसमें थोड़ा सा कुछ यहाँ पे काम करते हैं। क्या करेंगे, जो ये वाला प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैंने नाम रख दिया R1, इसको मैंने नाम रख दिया R2, इसको मैंने नाम रख दिया R3 और इसका नाम रख दिया R4। डायग्राम से आपको कुछ चीजें समझ में आएगी और ये V होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल, आंसर लिखने के लिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 21 का फर्स्ट, 21 का फर्स्ट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा भाई, दिया है या फिर माना, क्या माना? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर। R1 कितना है? 20 ओम, R2 है 10 ओम, R3 है आपका 5 ओम और R4 है आपका 25 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले चित्र को हमें यहां पे समझना पड़ेगा। देखिए इस परिपथ में हमें क्या दिख रहा है भैया, ई वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, वही R3 और R4 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इधर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन दोनों के साथ समांतर क्रम में संयोजन है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ समांतर क्रम में संयोजन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन से कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन से कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का संयोजन से एक प्रतिरोध प्राप्त होगा और इन दोनों के संयोजन से एक प्रतिरोध प्राप्त होगा। ये वाला जो प्रतिरोध प्राप्त होगा इस वाले प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो उसके लिए एक और डायग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताएंगे, जो कि R1 व R2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम संयोजन से। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इनका कुल प्रतिरोध इसको हमने R से रिप्रेजेंट करा और बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है भैया, 20 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, कितना हो जाएगा 30। जोड़ेंगे तो ये इसका उत्तर हो गया। तो भैया R बराबर कितना आ गया, 30 ओम। इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए है। आगे देखते हैं। ये हमारा एक आपका आंसर आया। R बराबर आ गया। अब यहां पे पुनः चूंकि R3 व R4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। R3 और R4 भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। सॉरी, R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका कुल प्रतिरोध, अतः इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसको हमने R माना था तो इसको मैंने मान लिया R डैश, बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4। और R3 की वैल्यू कितनी है, देखिए R3 की वैल्यू है 5 ओम और R4 की वैल्यू है 25 ओम। तो 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 30 ओम। ये R डैश बराबर आ गया। R डैश की वैल्यू आ गई हमारी इतनी।
अब हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। भैया ये जो हमारे पास आर मिला, ये आर डैश मिला, इन दोनों का योगफल जो है आर मिला, इन दोनों का योगफल आर डैश मिला। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, समझिएगा। अब भैया जो मिला है उसके अकॉर्डिंग अब क्या हमारे पास डायग्राम बनेगा, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, और ये दोनों कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहां पे ये हो गया सल, कुंजी वगैरह नहीं है, प्लस माइनस। अब ये हो गया आर, ये वाला हो गया आर डैश। आर बराबर है हमारा 30 ओम और आर डैश बराबर भी 30 ओम। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अतः या फिर चूंकि आर व आर डैश कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका कुल प्रतिरोध, अतः इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा भैया, इनका कुल प्रतिरोध, अतः इनका कुल प्रतिरोध 1/r, इसको मैं लिख देता हूं n या फिर r नेट, बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r डैश। इसको यहां पे सॉल्व करता हूं कितना हो जाएगा, देखिए 1/r n, स्मॉल n ले लेता हूं, बराबर हो जाएगा 1/r है 30 प्लस 1/r डैश भी है 30। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2/, चलिए इधर ही करता हूं, 2/30 हो गया। और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काटो तो 1/15 आ जाएगा। रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे रिवर्स करूंगा तो आएगा कितना, चलिए एक मिनट, रिवर्स करूंगा यहाँ पे 1/rn बराबर 1/15 आया। तो यहाँ से अगर मैं इसको पलट दूंगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Rn बराबर 15 ओम। और ये है हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ से पहले वाले पार्ट का आंसर ये आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। अरे बाजाओ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं भैया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया भैया, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये निकल के आ गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, इतना है। आगे बोला है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है। तो यहाँ पे हमें इसको हल करना है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें जो दे रखा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुल प्रतिरोध हमारा निकल गया 15 ओम, और जो इसका विभवांतर है इतना है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे इसको आंसर कर रहे हैं सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट का आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे बताना है क्या भाई दिया है चित्र से भाई V बराबर कितना है हमारा 24 वोल्ट, कितना है 24 वोल्ट। और यहाँ से हमें Rn बराबर आ रखा है कितना 15 ओम। हमें क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, भाई ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR। अगर हमें I निकालना होगा तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे धारा I बराबर हो जाएगा हमारा, I बराबर V/R हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल V/R हो गया। अब यहाँ से हम रखते हैं इसकी वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट है, और R की वैल्यू है आपकी 15। इससे इसको डिवाइड कीजिए, करिए, देखिए कितना आएगा, 15 कम 15 बचा हमारे पास 9, 15 छंग 90। तो इतना आ गया प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू इतना निकल गया, I इज इक्वल टू इतना, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इसको आप समझ गए होंगे कि आपका परिपथ में प्रवाहित धारा कितना आ गया। सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया इतना। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया आपका 15 ओम, और सेकंड वाले पार्ट का आंसर आया है 1.6 एम्पियर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है एक विद्यार्थी
एक विद्यार्थी जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, भैया कहाँ बैठा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसको सैंपट पढ़ने में कठिनाई होती है। भैया अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसको सैंपट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यह किस प्रकार का दोष है। भैया कोई विद्यार्थी है जो अंतिम पंक्ति में, दैट मीन्स लास्ट वाले पंक्ति में बैठा हुआ है और उसको सैंपट में जो भी लिखा जा रहा है उसको पढ़ने में असुविधा हो रहा है, तो इसका मतलब उसको दूर जो वस्तु रखा हुआ है या फिर दूर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में असुविधा हो रहा है, तो उसको कौन सा दोष है, तो उसको है निकट दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो भैया वो बालक या विद्यार्थी कौन से दोष से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इसके उत्पादन होने के क्या कारण हो सकते हैं भैया, इसके उत्पादन होने के कारण क्या होंगे, देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो ये दोष उत्पन्न हो सकता है, या नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाएगा तो यह दोष उत्पन्न हो सकता है। आगे बोला है रेखीय आरेख द्वारा समझाइए इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, मतलब एक रेखीय आरेख बनाना है और इसका कैसे दोष का निवारण कैसे करेंगे, निराकरण कैसे करेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो डायग्राम है इसको समझिएगा। डायग्राम में ये हमारा निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, जहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे जो आपका रेटिना पे यहाँ पे फोकसित होना था प्रकाश की किरणों को, ये सारे किरणों को यहाँ पे फोकसित होना था लेकिन उससे पहले यहाँ पे फोकसित हो गया, तो इसके कारण इसमें नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। अब इसका निराकरण करने के लिए इसके सामने हमने क्या लगाया भैया, उपयुक्त क्षमता का एक अवतल लेंस यहाँ पे लगा दिया गया। वो अवतल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला के इस अभिनेत्र लेंस में भेजेगा, जिससे कि यह प्रकाश की किरणें कहाँ पे, रेटिना दैट मींस दृष्टिपटल पर केंद्रित होगा और यह नेत्र दोष दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है निराकरण, इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र में अवमार्जक की क्या भूमिका है, पारितंत्र क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला है, पारितंत्र जिसको हमने इकोसिस्टम कहा है, इसमें बोला है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक दोनों तथा वातावरण के अजैव घटक जैसे वायु, जल, मिट्टी मिलकर एक कार्यात्मक इकाई बनाते हैं जिसे पारितंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तालाब लिया या फिर एक जंगल लिया, उसमें जितने भी सजीव और निर्जीव जीवे रहते हैं उन सभी को मिलाकर जो आपका सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और इसमें हमारे जो अजैव घटक है उसमें वायु आ जाता है, जल आ जाता है, मिट्टी आ जाता है, और सजीव घटक जो होते हैं उसमें जैव घटक और जैसे पौधे और जंतु, ये दोनों चीजें आ जाते हैं। ठीक है, अब अवमार्जक क्या होता है इस पारितंत्र में, उसकी बात करते हैं और उसकी क्या भूमिका है। जो अवमार्जक होता है, देखिए एक जो नंबर इसका, ये मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करता है। अवमार्जक की भूमिका क्या है भैया, ये जो आपके जंतुए है उसके जो मृत शरीर है उसको क्या करते हैं भैया, अकार्बनिक पदार्थों में विघटित मतलब तोड़ देते हैं, इसका ये काम होता है। दूसरा क्या बोला है, ये पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में वापस भेजते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिससे मिट्टी की उर्वरता से बनी रहती है। तो मतलब जितने भी इसके पोषक तत्व है उसको क्या करता है भैया, ये जो आपके अवमार्जक घटक है वो इसको मिट्टी में भेज देता है जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये पर्यावरण को साफ रखने में मदद करती है। कौन मदद करती है भैया, अवमार्जक जो होते हैं जैव के। अथवा अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उसको आप कर सकते हैं। क्या बोला है, ओजोन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किस प्रकार किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन क्या होता है समझिएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है पृथ्वी के वायुमंडल में आने से, और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के द्वारा संयुक्त होकर बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओजोन। देखिए ओजोन ऑक्सीजन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है। वायुमंडल की ऊपरी परत में सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से को सोख लेती है। यदि यह परत नष्ट हो जाए तो यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या बोला है, देखिए 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के नाम बताइए। 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से होंगे, एक प्लास्टिक हो सकता है, दूसरा कांच हो सकता है, DDT हो सकता है। ये सारे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। देखिए प्लास्टिक को अगर हम विघटित करना चाहेंगे तो वो सरल घटकों में विघटित नहीं होगा, सड़ेगा नहीं जल्दी से, इसलिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नीकरणीय पदार्थों में कन्वर्ट नहीं होता है। DDT हो गया, कांच हो गया, कांच भी सड़ता नहीं, आप इसको मिट्टी के नीचे दबा के रख दीजिए, सालों साल बीत जाएंगे, प्लास्टिक और कांच सड़ेंगे ही नहीं। तो ये सारे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे और आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उपचयित हो रही हो और कोई दूसरी पदार्थ अपचयित हो रही है, अर्थात अपचयन और उपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो उस कंडीशन में उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रिया जिसमें एक ही साथ होता है
है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, देखिए इसके लिए बोला है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयन या फिर उपचयित और दूसरे अभिकारक अपचयन अर्थात अपचयित एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है और ये H2 है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करा तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो गया। क्या हो गया भैया, कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो गया। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बना भैया, हमारा कॉपर बना। देखिए इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयित हो गया और यहाँ पे कॉपर बन गया। वही हमारा जो हाइड्रोजन है वो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब यह उपचयित हुआ। तो यहाँ पे ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल हुआ, इसको समझेंगे आप लोग। ठीक है, अगला बोला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, देखिए एक अम्ल और एक क्षारक जब परस्पर क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ तो उससे जो बनने वाला उत्पाद होता है वह उदासीन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और उत्पाद के रूप में हमें लवण प्राप्त होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इसको थोड़ा समझते हैं क्या एक्सप्लेन करा है। देखिए जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये वाला हो गया। इसमें क्या हुआ, देखिए सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मींस हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया करा, NaCl बना। सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है, जो साधारण नमक का ही फॉर्मूला है, तो आप लोग क्लियरली इसको समझ सकते हैं, और ये वाटर का फॉर्मूला है तो वाटर बनाया। वही हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा तो यहाँ पे एक लवण बना। ये भी लवण आपका क्या हो जाएगा, उदासीन लवण होगा और इसके साथ जल उत्पन्न हुआ, ये लवण और जल प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसका अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसके साथ आप अथवा में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे समझेंगे इसको। अथवा में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे दूसरा और एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया दिखाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसके का फॉर्मूला ये हुआ, इसके साथ जल के 1.5 अणु को की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में जिप्सम का निर्माण होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है POP, ये है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। अच्छा पीछे लिखा है जिप्सम, ये जिप्सम हो गया। ठीक है, अगला हम आगे करते हैं यहाँ पे बात अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट क्या है इसको देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है समझिएगा। यहाँ पे अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयनों में विघटित हो जाता है, इसलिए वो जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करने के लिए, जल के अंदर स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। देखिए अम्ल जल में घुलकर आयनों हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है, इन गतिशील आयनों की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ये बता रखा है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के दो उपयोग होते हैं। बेकिंग सोडा जानते हो ना, खाने का सोडा बोलते हैं इसको। और बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, जो आपका पावरोटी है उसको फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्रेड को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर आपको पेट में एसिडिटी हो गई तो उस कंडीशन में एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, केक ब्रेड को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैंने बताया अभी पेट में एसिडिटी हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच आपका बेकिंग सोडा डालेंगे, उसको घोलेंगे और पी जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा पेट में दर्द से। ठीक है, एसिडिटी कम हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे यही किया जाता था लेकिन इसको अब इतना यूज नहीं किया जाता, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, इनो वगैरह या फिर मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। आपके पास 2 विलयन A और B दे रखे हैं, एक विलयन A है, दूसरा विलयन B है। विलयन A का pH मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, एवं विलयन P का pH मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। विलयन A का pH मान कितना दे रखा है, देखिए विलयन A का pH मान जो दे रखा है हमारा वो कितना है, 6 है, और विलयन B का pH मान कितना दे रखा है, वो है 8 है। कितना है भैया, 8 है। आगे बोला है क्या, देखिए किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, भैया जिसका pH मान 7 से कम होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे, और जिसका pH मान 8 से 7 से ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस वाले विलयन में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, तो जिसका पीएच मान 7 से कम है, दैट मीन्स ए विलेन में पीएच जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, बी विलेन में हाइड्रोजन आयन कम होगा। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे क्या बोला है कि किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो विलेन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। देखिए विलेन ए का पीएच मान 6 है, पीएच मान 6 है में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। और आगे बचा इनमें से कौन अम्लीय है और तथा कौन क्षारीय है, तो भैया जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। इसका मतलब विलेन ए जो है आपका, विलेन ए जो है अम्लीय होगा, विलेन बी जो है क्षारीय होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोला ये अम्लीय विलेन है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है, विलेन बी क्षारीय है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताए। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 तरीके क्या है, देखिए एक तो आप लोहे को की सतह पर पेंट कर दीजिए तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। दूसरा एसिड लेपन कर दीजिए, मतलब लोहे के ऊपर जिंक अर्थात जस्ते की परत चढ़ा दीजिए तो आपका लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो ये 2 तरीके हैं। देखिए पहला एसिड लेपन के द्वारा लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, दूसरा पेंट करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। भैया मेंडल का प्रयोग क्या है, उसमें कैसे पता चला कि जो लक्षण है, जो विभिन्न लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये कैसे पता चला, इसको ध्यान दीजिए। तो मेंडल ने क्या करा था भाई, मेंडल के प्रयोग में क्या करा था, मेंडल ने सबसे पहला जो प्रयोग करा था उसमें क्या करा था भैया कि जो मटर के पौधे पर उसने प्रयोग किया था, मटर के पौधों में उसने एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा लिया था, उन दोनों में संक्रमण कर उनको बोया, उससे जो उगाए गए पौधे थे उसमें जो आपके पौधे मिले वो सारे के सारे प्रभावी लक्षण वाले थे। उसके बाद अगले पीढ़ी में उसने जो है फिर से क्या करा, वही उसी पीढ़ी में से उस पौधों में से 2 बीज लिया और उसको फिर से उगाए, तो उसमें जो है लक्षण आपको कैसे दिखे, एक प्रभावी भी दिखे, अप्रभावी दिखे। उसके बाद जो है तीसरा प्रयोग उन्होंने करा कि 2 विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ उन्होंने संक्रमण करवाया, तो 2 विपर्यासी लक्षणों को लेकर संक्रमण करवाया, तो उसमें देखा कि एक विपर्यासी लक्षण का दूसरे विपर्यासी लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्होंने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि जो लक्षण है वह स्वतंत्र रूप से क्या है, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो वही बताया, देखिए जब मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों जैसे गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज के बीच संक्रमण कराया, तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन जैसे गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज देखने को मिले। इससे सिद्ध हुआ कि लक्षणों का वंशानुगत होना एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वे स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। निषेचन क्या है उसको समझते हैं। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ये बात हमें पता है भैया। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से निषेचन होता है। अब यह निषेचन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक बाह्य निषेचन हो सकता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, यह शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, जैसे मछली मेढक में होता है आपका बाह्य निषेचन। मछली और मेढक जो होगा वो बाह्य निषेचन करता है, क्यों, क्योंकि मछली या मेढक जो है वो अंडा देता है और बाहर निकाल देता है और उसमें निषेचन होता है। बाकी यहाँ पे आंतरिक निषेचन क्या है, यह मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य का और पक्षियों में होता है। मनुष्य और पक्षियों में क्या होता है, शुक्राणुओं को जो है मनुष्य के अंदर जो है भेज दिया जाता है, जिससे कि वहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। आगे इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगला जो है हमारा टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है पुरुष। ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों में हम बात करते हैं। देखिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मानव में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों X और Y द्वारा होता है। पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्भर करता है। पिता से जो आपको गुणसूत्र मिल रहा है उसके आधार पर यह निर्धारित होगा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, यदि अंडाणु X का निषेचन X गुणधर्म वाले शुक्राणु से होता है तो लड़की होगा। मतलब अगर XX होगा, मान लीजिए कि जो महिला है उसके पास गुणसूत्र क्या है, अंडाणु में X है और पुरुष के शुक्राणु में भी X है, तो ये दोनों आपस में संक्रमण करेंगे तो इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। वहीं अगर जो मादा है उसके पास X गुणसूत्र है और जो नर है उसके पास Y गुणसूत्र है और दोनों आपस में संक्रमण कर रहे हैं, तो इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो लड़का होगा, लड़का होगा। तो इसका मतलब आपके पास
क्या ऑप्शन है भैया, कौन ये चीज निर्धारित करता है? एक जो नर है वो निर्धारित करता है कि होने वाला जो संतान होगा वह लड़का होगा या लड़की होगा। इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भ निरोधक की कोई दो विधियां बताइए। गर्भ निरोधक मतलब गर्भधारण को रोकने के लिए दो विधियां बतानी है आपको। दो विधियां क्या होंगी देखिए, एक तो यांत्रिक अवरोध है, उसको कहेंगे, जैसे कंडोम का उपयोग करके जो है आप क्या कर सकते हैं भैया, गर्भ निरोधक से बचाव कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसको, ज्यादा गर्भ निरोधक नहीं हो, गर्भ नहीं धारण नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा विधि है रासायनिक विधि, जैसे गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करके आप इसका उपचार कर सकते हैं। अब गर्भ निरोधक के और भी कई सारी विधियां हैं, कैसे, जैसे आप क्या करेंगे, ऑपरेशन के द्वारा जो महिला का फेलोपियन ट्यूब है उसको काट देंगे तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, गर्भ निरोधक हो जाएगा। या फिर नसबंदी के द्वारा, पुरुषों में नसबंदी करके या महिलाओं में नसबंदी करके भी आप गर्भ निरोधक का उपाय कर सकते हैं, मतलब गर्भ धारण को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का, अगर वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे पहला वाला है मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अच्छी तरह से लेबल किया हुआ चित्र बनाइए। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें जितने सारे चीजें लिखी हुई है सारे नहीं कर रहे हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। ये बाया वृक्क दिखा दीजिएगा, दाया वृक्क दिखा दीजिएगा, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा ये रहने दो, ये महाधमनी दिखा देना, यहाँ पे दाई मूत्रवाहिनी दिखा देना, यहाँ पे वायु मूत्रदान ये दिखा देना, वृक्क श्रेणी जरूरत नहीं है इतनी, यहाँ पे वृक्क पिरामिड भी जरूरत नहीं है, वृक्क यहाँ पे वृक्क ये सब जरूरत नहीं है, ये सब दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेफ्रॉन को दिखा देना डायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे आपका हो जाएगा। मूत्र द्वार दिखा देना, मूत्राशय दिखा देना, मूत्र मार्ग दिखा देना, हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समझते हैं। यहाँ पे मूत्र की संरचना क्या है इसको आपको बताना। देखिए मूत्र की संरचना, मूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और से जो है 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे यूरिक एसिड होगा या लवण होगा। ये सारी चीजें होती है किसमें, मूत्र में होता है। ध्यान रखिए, मूत्र मतलब पेशाब में जो है ये चीजें होती है। 95% क्या होंगे, वाटर होंगे, दैट मीन जल होंगे, 2.5% यूरिया होगा और से जो है 2.5% आपके अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिक एसिड और लवण होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोले, यदि किसी व्यक्ति के दोनों गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह कैसे जीवित रह सकता है। भैया अगर कोई भी व्यक्ति के दोनों गुर्दे क्षतिग्रस्त होंगे तो कैसे जीवित रह सकता है, या तो उसका डायलिसिस करवाओ या तो उसका डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस करवाओगे तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, हर कुछ दिनों बाद बार बार डायलिसिस करवाते रहना पड़ता है। तो डायलिसिस करवाओगे और डायलिसिस में क्या होगा, उसके जो खून है वो साफ होता है। तो डायलिसिस करके आप क्या कर सकते हैं भैया, उस व्यक्ति को जीवित रख सकते हो जिसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हो। या गुर्दा प्रत्यारोपण, दैट मींस किडनी ट्रांसप्लांट करके, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका किडनी को वो अगर डोनेट करना चाहे तो उसका किडनी लेके डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति जो है जीवित रह सकता है। ठीक है, यह एक स्थायी समाधान है, इसमें जो भी समाधान होगा ये परमानेंटली होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो दाता होगा, डोनर होगा, का एक गुर्दा शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा माध्यम से रोगी के शरीर में लगा दिया जाता है। यदि इस शरीर पर नए गुर्दे को स्वीकार कर लेता है तो व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, ये बात समझिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। अगला है द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या किस प्रकार भिन्न है। द्विविखंडन बहुविखंड से कैसे भिन्न है तो समझिएगा। द्विविखंडन क्या होता है, जब कोई एक कोशिकीय जीव एक साथ टूटकर दो या दो से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और नए जीव का उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहेंगे द्विविखंडन। वही बहुविखंडन क्या होगा, जब कोई एक कोशिकीय जीव एक साथ विघटित होकर दो या दो से अधिक जीवों में विकसित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन कहेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम बहुविखंडन कहेंगे, बहुविखंडन। ठीक है, और द्विविखंडन किसमें होता है, जैसे हमारा अमीबा हो गया इसमें द्विविखंडन होता है, जबकि बहुविखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम, अमीबा आपको पता है, प्लाज्मोडियम आपको पता है। ठीक है, अगर आगे बोला है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बने। उत्सर्जन तंत्र का चित्र अभी अभी हमने पीछे बनाया, वही वाला दोबारा से यहाँ से पूछ दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 29वां क्वेश्चन है, इसको देखेंगे अच्छे से। क्या बोला, देखिए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी देखिए यहाँ पे, इसको हल करते हैं, जो भी दे रखा है उसको लिखते जाएंगे। यहाँ पे उत्तर में क्या है भाई, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस कैसा होगा, देखिए अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। भैया प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना भैया, u बराबर निकालना है।
तो भैया यहाँ पे अगर उत्तल लेंस है तो भैया फोकस जो है, मुख्य फोकस इधर बनेगा, तो फोकस जो है पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे यू निकालना है, तो हमारे पास लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र से यहाँ पे लेंस सूत्र लगा दो, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको निकालना क्या है, u की वैल्यू निकालनी है, तो u को इधर उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए भैया, क्या है हमारे पास 1/v, v की वैल्यू कितनी है 1/v की वैल्यू है 10 माइनस f की वैल्यू कितनी है 15। दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा एलसीएम 30। इसको सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/13 30, ये 1/u इज इक्वल टू है, तो यहाँ से u इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया आपका यहाँ पे, क्लियर है, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। आगे हमें क्या करना है भैया, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा भैया, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यहाँ पे कर देता हूँ, लेंस आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है v/u, और v की वैल्यू है हमारी कितनी, v की वैल्यू है 10 अपन u की वैल्यू है 30, इससे ये कटा तो ये कितना आ गया, ये 0.333 इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया आवर्धन का मान, m बराबर 0.3 के ऊपर बार, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है मेरे बच्चों। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है ये 29 हो गया। 29 का सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट था, इसको मेंशन नहीं किया गया तरीके से, ये फर्स्ट पार्ट है 29 का और ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है सेकंड पार्ट में, प्रकाश के आवर्तन के नियम लिखिए। अब प्रकाश के आवर्तन के नियम लिखने हैं, तो देखिए प्रकाश का आवर्तन क्या होता है, नियम क्या होता है। देखिए प्रकाश का आवर्तन का नियम क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे प्रकाश जब किससे नियम, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा वायु और ये हो गया आपका कांच। अब भैया ये कांच होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अब वायु से प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो कुछ इस प्रकार से करेगा, ये अभिलंब हो गया, कांच में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये हो गया आपतन कोण I, ये अवर्तन कोण हो गया R, ठीक है। पूछा क्या है, देखिए प्रकाश के अवर्तन का नियम। अवर्तन के नियम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे क्या बताना भैया, देखिए आपतित किरण, अवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, बस इतना बताना, तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है भैया, आपतन कोण की ज्या दैट मीन्स साइन I और अवर्तन की कोण की ज्या दैट मीन्स साइन R का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, यहाँ पे मेंशन करा। देखिए आपतन कोण की ज्या साइन और अवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, नियतांक होता है, एक ही बात है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन I अपन साइन R इज इक्वल टू आपका हो गया नियतांक। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।